ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, अहम विषय पर बातचीत करेंगे और विषय भारत चीन संबंध। भारत और चीन का जो संबंध है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि चीन हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान के बाद सबसे लंबी सीमा हमारी जो है चीन के साथ है। वैसे पाकिस्तान तो हमारा ही अंग रहा है, लेकिन चाइना जो है वो भारत का पड़ोसी देश रहा है और भारत के साथ चाइना के व्यापारिक संबंधों के अलावा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी रहे हैं। भगवान बुद्ध पैदा हुए भारत में, बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ चाइना, इंडोनेशिया, अन्य देशों में, जिसमें चीन भी एक है। और चीन से कई इतिहासज्ञ भारत में आए रहे हैं, उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। हमारे से भी कई इतिहासज्ञ चाइना गए हैं, चीन के बारे में लिखा है। दुर्भाग्यवश चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, फिर 1962 के में अक्टूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद हमारे संबंध बहुत बिगड़ गए। लेकिन फिर हम कई बार हमने चेष्टा की कि हमारे चीन और भारत के संबंध अच्छे रहें। उस चेष्टा का मुख्य कारण है कि दुनिया की आधी जनसंख्या भारत और चीन में रहती है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया एंड चाइना। और कभी नेहरू ने यह स्वप्न देखा था कि इंडिया, चाइना और अन्य कुछ देशों का एक गुट बने तो हम अमेरिका जैसे बड़े पूंजीपति देश से के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन उनका सपना वो पूरा नहीं हुआ और भारत चीन में ही। अभी हाल में कुछ डेवलपमेंट हुआ, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसे भारत और चीन के प्रधानमंत्री मिले थे, मुलाकात उनकी हुई थी दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन उसके बाद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अभी एक डिसीजन हुआ आपस में कि हम 2020 में जो हमारी लाइन थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें वापस चले जाएंगे। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन और हमने वो वापस जाने की जो प्रक्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है, जो आज अखबारों में आया है। यहाँ तक कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी मिले हैं, चीन के सोल्जर से मिले हैं वो। तो चीन के साथ अच्छे संबंध बने, इसके लिए चेष्टा की थी। मैं भी अपने बारे में कह सकता हूँ कि चीन से जब भारत के संबंध बहुत ख़राब हुए थे 62 में, उसके बाद पहला डेलीगेशन पत्रकारों का गया था चाइना, उसमें मैं भी एक उसका हिस्सा था, मैं भी उस डेलीगेशन में था। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हमको ब्रीफ किया था जाने के पहले। उस वक्त विदेश मंत्री थे नरसिम्हा राव और काफ़ी देर मुलाकात हुई थी हमारी कि वहाँ जाके चीन में हमें कैसे पत्रकारों को कैसे बात करनी है, क्या करनी है, उस बारे में एक उन्होंने अपना सहयोग दिया था, एक हमें बात हुई थी। तो आज चीन और भारत मैंने बताया कि क्यों संबंध जरूरी हैं और क्यों संबंध नहीं बन पा रहे हैं। दोनों ही बात मैंने बताई। जब एक बार युद्ध हो जाता है तो गांठ पड़ जाती है। तिब्बत को लेके भी हमारे जो भी था तिक तरीके से वो भी ठीक हो गया था, सामान्य हो गया था। ये बीच बीच में कभी अरुणाचल पर क्लेम कर जाते हैं चाइना, कभी सिक्किम पर क्लेम करते हैं। इससे हमेशा हमारे मन में एक रहता खटका कि चीन से पर हम कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें। जहाँ तक व्यापारिक संबंध है, चीन के साथ भारत का व्यापार सबके बावजूद हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज की दुनिया में व्यापारिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने इस पर बातचीत करने के लिए, समग्र भारत चीन के समग्र संबंधों पर बातचीत करने के लिए आज हमने 4 बहुत ही विशेषज्ञों को आमंत्रित किया स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ। एकदम दाएं बैठे श्री गौतम दे, ये ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो भारत सरकार के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है, सांस्कृतिक संस्थान है, उसके डायरेक्टर हुए हैं कलकत्ते में बहुत वर्षों तक, हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनके पास ही बैठे कर्नल राजीव श्रीवास्तव, ये वेटरन आर्मी में रहे हुए हैं और आज हमारे इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में, यहाँ की जो हमारी मिलिट्री का रहा है उस पर आज बोलेंगे, बताएंगे। साथ ही बैठे हैं श्री धनपत राम अग्रवाल, ये भाजपा के पश्चिम बंगाल की इकोनॉमिक सेल जो है उसके चेयरमैन हैं। और अंत में बैठी हैं डॉक्टर नम्रता कोठारी, साउथ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं श्री गौतम दे साहब से। गौतम दे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि हम पहले कल्चरल इशू पर इसलिए बात करना चाहते हैं कि बाकी चीज़ें आती जाती हैं, पॉलिटिकल
मैं सब जानते हैं हमारे बीच में लड़ाई भी हुई है, लेकिन एक बहुत पुराना इतिहास रहा है भारत चीन के संबंधों का। जब चीन से हिस्टोरियन आकर के उन्होंने भारत में उसका शोध किया था, और भारत के भी कच्चे सबके, ये जो आज भी हम वार के बावजूद, डोकलाम के बावजूद, और आपके समझ लीजिए जितने भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब के बावजूद जो हम चाहते हैं कि एक संबंध अच्छा हो, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे कल्चरल रिलेशन रहे हैं। और कल्चरल रिलेशन आत्मीयता होती है, आत्माओं का संबंध होता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत संक्षेप में हम जानना चाहते हैं कि भारत चीन के जो सांस्कृतिक संपर्क हैं वो कहाँ तक हमारे इस वार में, और कहाँ तक अभी जो हमारी जो सेना का वो अभी वापसी हुआ कि वे दोनों जगह अपनी अपनी चली जाए और हो गया, वो मामला पूरा हो चुका है, उसमें कहाँ तक प्रभावित हुआ है। श्री गौतम दे, पहले तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडिया चाइना है दुनिया का सबसे वर्ल्ड सर्वाइविंग एंड मोस्ट वाइब्रेंट सिविलाइजेशन जो अभी भी अटूट है। और ये देखिए, जो एवं रविन्द्रनाथ टैगोर भी बताया था, जो एशिया का जो लाइट हाउस ये होंगे इंडिया एंड चाइना, बिकॉज दे हैव द पास्ट लिगेसी है, द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये स्टिल इतना सो वाइब्रेंट है। इसका कारण देखिए, ये बुद्धिज्म जो इंडिया से आपका अर्ली 78 AD में बुद्धिस्ट ट्रेडर एंड मॉन्क्स वो लोग गए थे चाइना में, और दे ऑल्सो सेट अप ए वाइट टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, और बुद्धिज्म वॉज वेल एक्सेप्टेड बाय द चाइनीज पीपल। एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे जो चाइना का जो अभी का जो जनसंख्या है, जो इट इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, 19% जनसंख्या है वह बुद्धिस्ट है। और बुद्धिज्म का जो प्रभाव है, उसका आर्ट, उसका कल्चर, उसका स्पिरिचुअल में इतना इम्पैक्ट है, तो चाइनीज़ लोग इसको इतना जल्दी एम्ब्रेस किए थे, और इट बिकेम द मेजर रिलीजियन ऑफ चाइना। अभी देखिए चाइना में 19% है बुद्धिज्म, 17% है ताओइज्म एंड कन्फ्यूशियज्म, और 55% है ऑलमोस्ट एथेइस्ट, बिकॉज चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, और दे डोंट, उसमें रिलीजन का उसके इतना फ्रीडम नहीं है। तो बुद्धिज्म का जो प्रभाव है चाइना के ऊपर, उसका लिटरेचर, उसका आर्ट, हर फील्ड में इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने चाइनीज़ कौंसल जनरल से मिले थे, तो उन्होंने एडमिट किया था जे बुद्धिज्म इज द परहैप्स द मोस्ट सीमेंटिंग फैक्टर टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देखेंगे जे हमारा जो उस टाइम जो तक्षशिला में आपको बड़े बड़े चाइनीज़ स्कॉलर आए थे, और इंडिया से कभी बड़ा स्क्रिप्चर वो लोग लेके गए थे, एंड दे इम्प्रूव देयर ओन लिटरेचर। ये जो एक्सचेंज जो हुआ था इंडिया चाइना का जो एजुकेशन फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में, ये बहुत बड़ा नेक काम। सेकेंड फैक्टर मैं बोलता हूँ टैगोर 1924 में अब गए थे चाइना में, ही वॉज इन्वाइटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का हमेशा लगता है चाइना से बहुत कुछ सीखना है इंडिया को, एंड टैगोर का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, उसका जो फिलोसॉफी, उसका जो लिटरेचर जो प्रभाव, इट इज़ वेल रिसीव्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज पीपल। आप ये सुनकर हैरान होंगे, जो चाइना में अभी भी स्कूल में टैगोर का जो वर्क्स है, इट इज़ इन द करिकुलम, इट इज़ अ मस्ट। इवन बहुत स्कूल में टैगोर का जो अभी भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। तो एवं रविन्द्रनाथ टैगोर उसके बाद शांति निकेतन में एक चीनी भवन, जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए स्कूल भी खोले थे, एवं उसमें कुछ चाइनीज़ आर्टिस्ट भी आए थे। बू जियोंग बड़ा आर्टिस्ट, 10 साल वो चाइना भवन में बहुत बड़ा काम किया। उसका कुछ दिन पहले उसका एक रेप्लिका बू जियोंग का जो पेंटिंग हम लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के भी प्रदान किया था, हमारा फॉरेन मिनिस्टर। और थर्ड फैक्टर मैं मानता हूँ कि 1938 में जब सिनो चाइनीज़ का वार हुआ था,
जिस टाइम जापान अटैक किया था चाइना को, और उस दौरान इंडिया से 5 डॉक्टर गए थे चाइना में। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस, कलकत्ते डॉक्टर विजय बोस, डॉक्टर मुखर्जी, एक डॉक्टर गए थे इलाहाबाद से और एक डॉक्टर गए थे महाराष्ट्र से। तो दे मेड ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन अ चाइनीज पीपल। एवं दे 1941 में सब लोग वापस आ गए एक्सेप्ट डॉक्टर कोटनीस। कोटनीस साहब इतना बड़ा काम किया उधर, आपको सुन के हैरान होंगे। ही इवन ज्वाइन द चाइनीज पार्टी दैट टाइम, जेंग डियोंग, और उन्होंने शादी भी किया चाइनीज लड़की से, औरत से, वो लिव अप टू 95 ईयर्स। और उसके बाद जब चाइना जापान से मुक्त हुआ, उसके बाद उधर का एक बड़ा मेडिकल सेंटर का वो डायरेक्टर बने थे। अभी भी उसका बड़ा एक स्टैचू वगैरह अभी भी उसका सामने, डॉक्टर कोटनीस का अभी भी स्टैचू ये अभी उन्होंने इंस्टॉल किया था आई थिंक 2002 में, डॉक्टर सुशील सिंह जब गए थे उधर। हमारे अभी है कोटनीस का एक ट्रस्ट है हमारे। हाँ, और भी शांताराम खजा अब्बेद खावास, आपको पता है डॉक्टर कोटनीस एक अमर रहे, एक फिल्म भी बनाए थे। हाँ, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। तो मेरे हिसाब से कल्चर ऐसे सॉफ्ट पॉइंट है जो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट को इतना बड़ा कर सकते, जो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। ठीक है ना। अभी देखिए मैंने चाइनीज लोग का अभी भी दे हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर द इंडियंस बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इंडिया ऐसे कंट्री है, इतना बड़ा इसका कल्चरल, इसका जो डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा रीच है। तो हम लोग लग सकते कभी कभी ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल छोड़ के हम लोग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट थ्रू कल्चरली हम लोग इसको एंगेज करेंगे, तो मेरा लगता है ये दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू डिस्पेल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग विद द टू कंट्रीज, और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आपका कहने का अर्थ है कि इंडिया चाइना के बीच में कई बार रिलेशन में अप एंड डाउन हुआ, चाइना इंडिया वार हुआ, उसके बाद डोकलाम हुआ, उसके बाद गलवान घाटी में सब, इन सब के बावजूद हमारा जो कल्चरल रिलेशन है वो एक बेसिक रहा हमेशा। इंडियन कल्चरल सेंटर जो है आपका, उसका पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा कभी। इंडियन कल्चरल सेंटर जो आईसीसीआर का एक सेंटर है। आइए बात करते हैं कर्नल राजीव श्रीवास्तव साहब से। कर्नल राजीव श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गौतम देव साहब ने एक पिक्चर बताई हमें कि कैसे इंडिया चाइना का प्रगतिहासिक रिलेशन रहा है। बुद्धिज्म के कारण एक बहुत बड़ा बुद्धिज्म रहा, उनका बहुत बड़ा कारण, टैगोर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, और कोटनीस जो यहाँ से गए वहाँ पर सेवा के लिए एक डेलीगेशन लेकर के, डॉक्टर का डेलीगेशन लेकर के, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर हज़ारों लोग मर गए थे चाइना में। हमारी इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कोटनीस, और बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने सेवा की, और वहीं बस गए, वो वहीं शादी कर ली, और वहीं डेथ भी उनकी हुई। आज भी उनके नाम से एक ट्रस्ट है वहाँ पर कोटनीस, और पिक्चर बड़ी थी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। लेकिन मिलिट्री के मामले में हमारा बहुत अच्छा संबंध कभी रहा नहीं चाइना के साथ। वार बहुत सब, क्योंकि एक बार वार हो जाती है फिर कितना ही यह चेष्टा करें वो गांठ पड़ जाती है उसमें। आप अभी क्या पोजीशन है, अभी खासकर जो हम 2020 की लाइन पर वापस चले गए हैं, क्या उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा संबंध उनसे बेहतर होगा? हमारे टेंशन जो चाइना और इंडिया के साथ टेंशन है वो ख़त्म होगा? अभी अब तो हमारा जो प्रोसेस भी ख़त्म हो गया है, और कल तो केंद्रीय मंत्री मिले हैं, चाइनीज सोल्जर से मिले हैं, तो उससे अच्छा लगता है कि शायद हो सकता है सम गुड डेज अहेड अबाउट इंडो चाइना रिलेशन। आप क्या मानते हैं? ये धोखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी उपनिवेशवाद को खत्म किया और हमें आज़ादी दी, और उसके साथ पाकिस्तान को भी क्रिएट किया और साथ में इजराइल को भी क्रिएट किया, बट अपने पीछे एक बहुत सारे विवादों को उन्होंने छोड़ के चले गए। राइट, आज 77 साल हो गए। 1950 में पहली बार अक्साई चीन में जो चीन अपना जो रोड बना रहा था उसका पता चला, और 1962 के हुए आज तकरीबन 62 साल हो गए। उसके बाद भी हम चाइना को बात कर रहे हैं और कहते हैं बड़ा अच्छी बात है। ये धोखा है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का धोखा है। आप याद करें, पिछले विगत 5 दशकों से हम और आप सभी लोग अपने माध्यमिक, दैट इज सेकेंडरी स्कूल्स में एक मानचित्र का एक ये करते हैं, भरते हैं, बनाते हैं। उसमें क्या बनाते हैं? भारत का मानचित्र बनाते हैं हम। राइट, और उसमें हम क्या लिखते हैं? हमारा जो मुकुट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। राइट,
उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं हमारी भारत माता का चित्र अवतरित होता है, सिंह के पर बैठी हुई, एक भगवा झंडा पीछे, और उनके पीछे भी भारत का वही है, चाहे वो स्वर्णिम भारत हो, चाहे वो अखंड भारत हो, उसमें हमारा जो मुकुट है वह मुकुट अक्षुण्ण है। आज इतने सालों के बाद हम चाइना की बात कर रहे हैं। हम क्या जवाब दे रहे हैं अपने बच्चों को कि ये जो चाइना के साथ हमारे जो संबंध है, सीमा संबंध है, वो हम नहीं, हम कल्चरल, हम इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन सीमा की बातें नहीं करेंगे। वो हमारी ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, हमारे पोते पोतियों के लिए ये प्रॉब्लम हम छोड़ के जा रहे हैं। ये इतिहास लिखेगा, हम और आप सब चले जाएंगे, इतिहास देगा कि हम एक बार फिर इतिहास में फेल हुए हैं। और उस बात को समझने के लिए ये फेलियर है कहां, मैं 5 बातों में आपको बताता हूं। सबसे पहले अमेरिका का CIA का गुप्त ऑपरेशन, जिसने भारत को लगातार मजबूत किया आज तक कि चाइना के संबंध में असली चित्र अपनी जनता के सामने नहीं भेजे। और यही कारण है कि हम अपनी भारत की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए हम बार बार कहते हैं कि हम जो आंख दिखाएगा उसे मार देंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन चाइना ऑक्युपाइड ईस्टर्न तिब्बत की बात हम नहीं करते। किसी भी पार्टी की घोषणा पत्र में नहीं है, किसी भी पार्टी की संकल्प पत्र में यह नहीं है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य है। यही बात मैं बताना चाहता हूं, यह CIA का खेल। दूसरा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा यह सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है। 1800 से लेकर 1 अक्टूबर 1949 तक उन्होंने अपनी देश के लोगों को धोखा दिया, और आज वही प्रोपेगेंडा हर जगह फैल रहा है। राइट? उन्होंने कहा कि भाई हम पर तो ओपीएम वार 1, ओपीएम वार 2, बॉक्सर रेवोल्यूशन, हमें तो शोषण किया गया, हमें जापान ने शोषण किया, हमें विदेश के लोगों ने शोषण किया, हम तुमको इससे मुक्ति देंगे। क्या वो सही में मुक्ति था? क्या चाइना के लोग सही मायने में मुक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। आप उनकी यदि मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे 5 ऑटोनोमस रीजन्स हैं। वो विस्तारवादी नीति पर विश्वास रखते हैं। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कब से उनका हिस्सा हो गया? जिंगजियांग ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता था। इधर मंगोलिया अपना एक अलग स्वतंत्र देश था। ग्वांगझाओ और दूसरी जगह जो एक 5वां जो उनका छोटा सा टापू है, वो सब इंडिपेंडेंट है। हांगकांग की कहानी आपको मालूम है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और हमारे भी सांस्कृतिक एक रिलेशन होना चाहिए जो बिल्कुल एक हमारे आंखों पे पट्टी बांध देना चाहिए। पट्टी खोलने के बजाय हम पट्टी बांधे जा रहे हैं। भारत हमेशा से लोकतांत्रिक चीजों में विश्वास करता रहा है। स्वतंत्रता के बाद याद है हमारे पास भी खाने का पैसा नहीं था। चाइना के पास भी वही हाल था। याद है माओ से तुंग ने कहा था कि गोरैया आकर के बहुत सारे अन्न नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सारे गोरैयों को मार दिया। उसके बाद उनके पास फिर फेमिन हुआ। अमेरिका ने उनको नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने चाइना के लिए जितने भी बाहर के थे सब बंद कर दिए थे। राइट? और हमेशा हमने उनसे पैसे लिए, इसलिए हमने हमेशा हमारा PL-40 जो उनका ये था, हम हमेशा से अमेरिका के में दबे रह गए और इसलिए हमने कभी भी मुंह नहीं खोली। आप हिज हॉलीनेस दलाई लामा के भाई की किताब पढ़ें, द टी मेकर्स ऑफ नूडल मेकर्स ऑफ कलिंगपोंग, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। CIA 1950 ऑनवर्ड्स इसी तिब्बतियन लोगों को अब गुप्त रूप से वो गुरिल्ला प्रशिक्षण दे रहा था अपनी कोलोराडो में। आज ये सारी चीजें बात हुई हैं कि कैसे अमेरिका हमेशा चाहता था कि जो कम्युनिस्ट चाइना है वो खत्म हो जाए। 1949 1 अक्टूबर 1949 1912 से लेकर 1939 तक जो ये 36-37 साल का साल था, इसमें कौन सी सरकार थी? यत्सन सेन कौन थे? चांग काई शेक कौन था? और ये ताइवान और फॉर्मोसा कहां से आया? PRC क्या चीज है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये हमारी भारत के लोगों को जानने की जरूरत है आज कि कैसे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी को मूर्ख बनाया और हम भी उसके चपेटे में आ गए। अमेरिका और चीन के युद्ध के बीच में आ गए। भारतीय सेना का शौर्य हमेशा से भारत का झंडा विश्व में ऊंचा करके रहा है। ये जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं, 1836 से लेकर 1841 के बीच जनरल जोरावर सिंह थे हमारे। जनरल जोरावर सिंह ने पूरी पश्चिमी तिब्बत को उन्होंने जीता। वहां उन्होंने उनकी जीत का एक झंडा हमारे आज आर्मी की यूनिट में है, उसको कहते हैं मानतलाई फ्लैग। उन्हें गोली लगी, उनका बलिदान हुआ। आज भी उनका वहां पर एक छोटा सा स्मारक है। और वहां के जानते हैं तिब्बत के लोगों ने क्या किया? उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और माओ ने उसको खाया ताकि हमारा बच्चा भी ऐसा सूरवीर हो। तो हमारी भारत का ईस्टर्न तिब्बत का जो मानचित्र है, जो नक्शा है, वो जनरल जोरावर सिंह के पराक्रम से शुरू होता है 1836 और 1841 में। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने स्वतंत्रता के टाइम में हमारे पास 3 बॉर्डर्स थे।
ईस्टर्न लद्दाख में। एक जॉनसन लाइन जो आज भी हम हमारी मानचित्रों में हम देखते हैं, मैकडोनाल्ड मैकार्थी लाइन वो हम देखते हैं, ऑफिशियल लाइन हम देखते हैं। ये 3 लाइन थे। आपने भारतीय सेना को कौन सा लाइन डिफेंड करने के लिए दिया? 1959 में चाओल लाई, ही द फर्स्ट मैन जिसने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, उसने पहली परिभाषित किया और उसने हमें कहा कि तुम ईस्टर्न लद्दाख को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ बॉर्डर समझौता के लिए तैयार है। बट ये CIA का ऑपरेशन और कहीं एक हमारे मन में यह कि कम्युनिस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें चुप रहना पड़ा। राइट? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए ना क्या हुआ 1988 में खिंजमाने सेक्टर में जो अरुणाचल में और भूटान के बॉर्डर में है। हमारे जनरल सुंदर जी ने ऑपरेशन चेकर बोर्ड चलाया। चीनियों को उसी जगह जहां हमारे आज रिजिजू साहब मिल रहे हैं उसे 20-30 किलोमीटर दक्षिण में उनको घुटने पर ला दिया। और वो क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए चाइना और डेंग जियाओपिंग उनको क्या बोलते हैं, यंग मैन उम्र तुम्हारे साथ है, चलो बॉर्डर को बात कर देते हैं, हम लोग सांस्कृतिक और आर्थिक बातें करते हैं। ये है चाइना जो हमारे जो मुद्दे हैं, सीमा के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से दूर हट हमें सांस्कृतिक और में उलझाना चाहता है। कर्नल श्रीवास्तव साहब, कर्नल श्रीवास्तव साहब ने काफी अच्छे ढंग से इंडो चाइना के बीच में क्या धोखा हुई है, कैसे हमको धोखे में रखा गया, क्या चाइनीज डिप्लोमेसी मिलिट्री डिप्लोमेसी रही, उसके बारे में काफ़ी बातें बताई उन्होंने। 5 बिंदु पर उन्होंने एम्फेसिस दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुर्भाग्य किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में चाइना के साथ हम कैसे बर्ताव करेंगे उस बारे में दिया नहीं है। तिब्बत को लेकर किस प्रकार कई बातें बताई जो आपने सुन ली, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक अलग पिक्चर, खासकर जो मिलिट्री का रिलेशन रहा हमारा, उसके बारे में एक पिक्चर हमारे सामने रखी, कैसे हमको सावधान रहना चाहिए चाइना से। इस प्रकार हमने कल्चरल रिलेशन में बात की, हमने मिलिट्री और बॉर्डर के बारे में बातचीत की, हम अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे भारत चीन संबंध में। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम अभी बातचीत कर रहे हैं भारत चीन संबंध पर। पहले हमने बात की थी गौतम दे से, उन्होंने हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत चीन के सांस्कृतिक संपर्क के बारे में मौजूदा स्थिति से हमारा अवगत कराया हमें। कर्नल श्रीवास्तव ने हमारे जो मिलिट्री रही है, किस प्रकार धोखाधड़ी हुई, उसके बारे में कई चीज़ें बताई। उन्होंने हमारी आँख खोलने की कोशिश की उन्होंने। अब हम बात करते हैं श्री धनपत राम अग्रवाल जी, जिनके बारे में बताया कि वो इकोनॉमिस्ट हैं, भाजपा की इकोनॉमिक सेल के प्रेसिडेंट हैं। हमारे चीन के और भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं, उसके बजाय हम आपको डिटेल में जाएंगे। 2020 में जो हमारा टकराव हुआ था, भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध खराब होने के बावजूद दोनों देश के बीच व्यापार अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि व्यापार निजी व्यावसायिक होते से प्रेरित होता है और जिसके सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी न्यूनतम होती है, क्योंकि इसमें ट्रेड रिलेशन में गवर्नमेंट बहुत डिसाइड फैक्टर नहीं होती है, आवश्यकताएं होती हैं, वो हमारी आवश्यकता और उनकी आवश्यकता के हिसाब से होता है। 2020 में भारत का चीन को निर्यात यानी एक्सपोर्ट $16.61 बिलियन रहा। 2023-24 में यह $16.65 बिलियन था, माने कोई लंबा फर्क नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान भारत का आयात यानी इंपोर्ट वित्त वर्ष 2020 में $60.26 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में $101.74 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। ये है हमारा बहुत बड़ा, ये आपको पिक्चर मैंने बताया। थिंक टैंक ने बढ़ते व्यापार असंतुलन के कारण भारत को पिछले 5 वर्षों में 334 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का संचयी यानी व्यापार घटा हुआ हमारा चीनी वस्तुओं पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। इस प्रकार चीन के साथ हमारे आपस के मिलिट्री संबंध जो भी रहे हों, लेकिन आर्थिक संबंध हमारे रहे, उसके बावजूद कई बार भारत ने चेष्टा भी की कि हम चीन पर ज़्यादा डिपेंड न करें, चीनी सामानों पर डिपेंड नहीं करें। उसका असर भी पड़ा कि कई मामलों में हमारे जो हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को चीन से मंगाते थे, वो चीज़ें बंद हुई हैं।
उसका अपना भारत का कारण रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दुनिया के किसी देश से अनावश्यक रूप से इंपोर्ट करें। जो चीज़ की आवश्यकता है वही इंपोर्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा अमेरिका जो चीन रिलेशन है वो इन सब के बावजूद इकोनॉमिक रिलेशन रहा है, और आज की स्थिति में भी एक बड़ा इकोनॉमिक रिलेशन हमारा इंडिया चाइना से है। आइए हम बात करते हैं धनपत राम अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, ये सबके बावजूद, जो अभी हमारे कल्चरलेशन की बात की, मिलिट्रेशन की बात की, इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन हमेशा पहले भी व्यापार रहा है, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले भी। आज की स्थिति क्या है, खासकर ये 2020 की जो लाइन पर वापस जाने की बात हुई, क्या इसके बाद हमारा चीन रिलेशन और बढ़ेगा या कम होगा या अप्रभावित रहेगा? धनपत राम जी। दर्शकों को नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। अभी मेरे दो पूर्व वक्ता माननीय मिस्टर दे और कर्नल श्रीवास्तव जी, दोनों ने अलग अलग विषय पर भारत चीन के संबंधों के बारे में बताया, सांस्कृतिक संबंधों के बारे में और सामरिक हमारी जो वहाँ से जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में श्रीवास्तव जी ने बताया। मैं आर्थिक दृष्टि से भारत चीन के जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। भारत चीन के जो आर्थिक सांस्कृतिक जो संबंध हैं ये बहुत पुराने हैं, और सिल्क रोड के बारे में भी हम सबको मालूम है। अभी वर्तमान के कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो चीन हालांकि एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली कंट्री है। अभी हाल के वर्षों में जब से हम ये भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की बात करते हैं तो चाइना के साथ में एक विरोधाभास सा हम देखते हैं कि एक तरफ तो चाइना कंट्रोल इकोनॉमी की बात करता है और दूसरी तरफ जो है वो ओपन मार्केट के अंदर में भी पूरा काम कर रहा है। बीच में चाइना का एक डेलीगेशन आया था और हमारे वाजपेयी जी के समय ये कलकत्ते में भी उनका एक डेलीगेशन आया था, कई शहरों में आए थे, तो यहाँ पर उस डेलीगेशन में मैं भी उनके साथ में था। तो मैंने उनके डेलीगेशन में उनके इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर भी आए थे। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि भी जो है आप एक तरफ तो जो है कैपिटलिज्म के विरोध की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो उन्होंने साफ साफ रेडी आंसर दिया था कि ओपन मार्केट इकोनॉमी इज नॉट एक्सक्लूसिव टू कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद अलग है और बाजारवाद अलग है। आज चाइना की जब स्थिति हम देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि आज आर्थिक दृष्टि से चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं, उनकी करेंसी की जो क्रय क्षमता है उसके हिसाब से चाइना जो है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। भारत अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर के हिसाब से भारत जो है चाइना, अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में समझा जाता है। ये जो विषय आपने बताया कि भी जो है भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध हैं, डिस्पाइट कि हमारे कई बार उनके साथ जियोपॉलिटिकल और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं उसमें कभी कभी असुविधाएं आती है, किंतु एक बात हमको ज़रा समझना भी चाहिए कि 1962 के बाद भारत और चीन का एक्सेप्ट 2020 जहाँ पर थोड़ी सी झड़प हुई थी और उसके बाद भी जो है लुकिंग टू द लार्जर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, हमने जो है आर्थिक संबंधों को उसके कारण से बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि 2020 के बाद अगर देखें तो भारत के अभी 2024 में जब हम लोग उस पर एक एग्रीमेंट पर आए हैं तब तक जो है भारत और चीन के आर्थिक संबंधों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी ही हुई है। और वर्तमान में जैसा आपने बताया, मैं भी एग्री करता हूँ कि हमारा चाइना से इंपोर्ट जो है वो $105 बिलियन के आसपास है और हमारा एक्सपोर्ट जो है सिर्फ वो 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। और हमारी जो ट्रेड अकाउंट की जो डेफिसिट है वो लगभग $80 बिलियन की है, जो कि हमारे टोटल डेफिसिट जो है उस टोटल डेफिसिट में अगर उसमें ये कहा जाए तो ऑलमोस्ट 90% हमारी डेफिसिट जो है वो चाइना के ट्रेड के साथ हो रही है।
अब ये एक विरोधाभास है। कई बार ये बातें आती है कि जो है हम चाइना को फाइनेंस कर रहे हैं और वो मिलिट्री हमारे विरोध में यूज़ करता, तो हमको चाइनीज़ गुड्स का बहिष्कार करना चाहिए। अभी दिवाली के समय पर भी प्राइम मिनिस्टर या सभी हमारी तरफ से कोशिश होती है कि जो है हम चाइना के भेजे हुए दिए या उनके भेजे हुए लाइट्स का प्रयोग न करें। तो चाइनीज़ गुड्स के बहिष्कार के बारे में हमारे स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भी जो है 2016 में हम लोगों ने भी चाइनीज़ गुड्स के बहिष्कार के बारे में और जगह जगह इसका प्रचार भी करते हैं कि भाई जो है अगर चाइना को हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं और वो फॉरेन करेंसी का उपयोग वो जो है मिलिट्री के लिए हमारे विरोध में करता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का विकट और विरोधाभास सा एक प्रश्न है। किंतु इसमें अगर हम लार्जर इंटरेस्ट की बात करें, लुकिंग एट द ग्लोबल लेवल, तो ये भी एक सत्य है कि 1757 के पहले भारत और चीन जो है दुनिया की एक कलेक्टिवली 50% से ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते थे। और आज जो सिचुएशन है उसके अंदर में भी जो है चाइना हालांकि 1978 के रिफॉर्म्स के बाद में एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। उनकी जो इकोनॉमी है $19 ट्रिलियन के आसपास है और हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है और वो लगभग हमारी इकोनॉमी के 5 गुने से ज़्यादा है। किंतु जब हम दुनिया को देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि भाई हमें आखिर तो पड़ोसी बदले नहीं जाते और इसमें हमें क्या करना चाहिए। या तो हम वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ में होंगे या फिर हम जो है हमारे आपस के जो एशियन कंट्रीज है उसके साथ में एक हमारा रिलेशन करें। या ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर में भी एक सवाल आता है कि जो है हम क्या साउथ साउथ कोऑपरेशन की उस दृष्टिकोण से हम साथ में चलें। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिसके लिए ब्रिक्स का निर्माण हुआ था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें भी फिर दोबारा जो है हमारे ब्रिक्स के अंदर में हमारे आपस के कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो है जियोपॉलिटिकल या जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वहाँ दोनों ही हम एटॉमिक पावर कंट्री हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ द पावर 5 एंड पावर 6। तो इसलिए ये जो एक डिप्लोमेसी है ये चलती रहेगी। किंतु इकोनॉमिक रिलेशन में मैं ये समझता हूँ कि आज अगर अमेरिका को भी देखते हैं तो अमेरिका के साथ भी भारत के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं, किंतु उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हर बातों में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो जब हम अमेरिका के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमने क्वाड साइन करके हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना और इंडिया ये अमेरिका और इंडिया, तो उसमें चाइना को अलग करते हुए सामरिक दृष्टि से जब हमने एक अलग ग्रुप बनाया क्वाड का, और उसके साथ साथ हम ब्रिक्स का भी एक रिलेशन सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार की कमर्शियल डिप्लोमेसी कहिए, ये डिप्लोमेटिक वे में हमको चलना पड़ेगा। भारत जो है हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखता है, रशिया के साथ भी रिलेशन रखता है, चाइना के साथ भी रिलेशन। किंतु जहाँ तक इकोनॉमिक रिलेशन का सवाल है, आज ये भी मानना पड़ेगा कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में काफ़ी आगे है। इवन टेक्नोलॉजी इंडेक्स उसका चाइना का अमेरिका से भी आगे हो गया है। और भारत को प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें अपने देश में आर्थिक उन्नति के लिए हमें टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, चाइना के इन्वेस्टमेंट को भी हमको अलाउ करना पड़ता है। तो एक तरफ तो सवाल आता है कि भी हमारा ट्रेड भी चाइना के साथ में है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी चाइना के साथ में आपस में है। हमारी इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां बाहर चाइना में काम कर रही है, चाइना की बहुत सारी कंपनी इंडिया में काम कर रही है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इकोनॉमिक रिलेशन को दोनों देशों के आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि बात यह है कि भी मिलिट्री रिलेशन जो है इसमें प्रत्येक देश अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए, और हमारा 3500 किलोमीटर के अंदाज जो हमारी सीमा है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उस डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन थ्रू डायलॉग ही हो सकता है। किंतु इसके कारण से हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन को जो है बंद नहीं कर सकते। इकोनॉमिक रिलेशंस म्यूचुअल एडवांटेज के लिए, चाहे उसमें टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, इन्वेस्टमेंट का कोलैबोरेशन है, इंडो चाइना के साथ में बहुत सारे इस तरह के आपसी व्यापार समझौते हो रखे हैं, उन सब का पालन इस में करते रहने से ये दोनों देशों के हित की ही बात है। श्री दंपति राम अग्रवाल जी ने कहा कि भारत चीन के संबंध हमेशा सही रहे हैं, इनमें खटास मिठास भी आती रही है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस एक अलग चीज़ है। वो दोनों का अपने अपने इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है। उसमें हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ा है, उसको कम भी करना चाहिए। उसके लिए प्रयास भी किए गए थे कि हम हर चीज़ को इम्पोर्ट नहीं करें। इवन इस बार दिवाली वगैरह में भी जो सब चीज़ें जो वहाँ से इम्पोर्ट होती थी उनको कम किया होना भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम भारत की इकोनॉमी के लिए खासकर उन्होंने बताया कि देखिए पहले जो चाइना की $19 मिलियन इकोनॉमी थी,
और हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है हमारी। तो इसमें हमको काफ़ी गैप, बहुत बड़ा गैप हमारे उनके बीच में, गैप नहीं रहना चाहिए। संबंधों के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हैव और हैव नॉट में संबंध नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी में वो टेक्नोलॉजी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी में चाइना काफ़ी बड़ा है, उससे हमें सहयोग करना चाहिए और हमने सहयोग किया है। अच्छी बात यह है कि हमारे अन्य सभी संबंधों के बावजूद भारत चीन के आर्थिक संबंध ठीक रहे, अच्छे रहे और बेहतर होने की उम्मीद है। अब आइए हम बात करते हैं डॉक्टर नम्रता कोठारी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वे प्रोफेसर हैं साउथ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की, और अंतोगत्वा हर चीज़ राजनीति पर निर्भर करती है, चाहे आर्थिक संबंध हो, मिलिट्री के रिलेशन हो, चाहे कल्चरल रिलेशन हो। आर्थिक संबंध और राजनीतिक संबंध सबसे ज़रूरी है, उसकी बुनियाद जो राजनीतिक संबंधों से है। और हमारे और चीन के बीच में राजनीतिक संबंध हमेशा उबड़ खाबड़ रहे हैं, अच्छे भी रहे, ख़राब भी रहे। एक हद से ख़राब होने नहीं दिया हमने नहीं अलाउ किया, एक हद से बहुत अच्छे संबंध, क्योंकि आफ्टरऑल कई चीज़ मामले में हमारे हम कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम नम्रता से बात करते हैं कि हमारे क्या आपकी पॉलिटिकल साइंस बोलती है भारत चीन संबंधों के बारे में, क्या साइंस रही है, कैसे हमारे संबंध बढ़े हैं, कैसे कम हुए हैं और उसका भविष्य क्या है। डॉक्टर नम्रता कोठारी। धन्यवाद निवाज जी। मेरे पहले जिन लोग विश्लेषक थे उन लोगों ने कल्चरल इश्यूज़ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, बॉर्डर इश्यूज़ पे आलोकपात किए हैं बहुत ही उम्दा तरीके से। कर्नल साहब के विश्लेषण तो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, तो धन्यवाद आप सभी को। मेरा मानना है, मेरा जहाँ तक इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, हम लोगों का तो डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है जैसे कर्नल साहब का है। अगर हम लोग देखें नेहरू के टाइम से ही हम लोग जानते हैं कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो आके नेहरू जी को बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अब हिंदी चीनी भाई भाई ये सब करके गए, और जैसे ही लौटे वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग चाइना पे कहाँ तक भरोसा कर सकते हैं। बॉर्डर इश्यूज में भी वही क्वेश्चन मार्क है, बट इसको पकड़ के हम लोग अगर बैठे रहें तो हम लोग आज जो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। हम लोग जानते हैं भारत हरदम विश्वास किया है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि नहीं हम लोग सबसे रिलेशन रखेंगे, पर रिलेशन ऐसा रहेगा कि हम लोग एक तरह की दूरी बना के रखेंगे, इतना अंदर भी नहीं घुसेंगे, और जिससे हम लोगों का कल्चरल, इकोनॉमिक, ट्रेड, एजुकेशनल रिलेशन सर्व हो, वो हम लोग देखेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जो कजान में रशिया में जो मीटिंग थी मोदी जी की और जिनपिंग साहब की, वो बहुत ही फ्रूटफुल रही एक तरीका से, क्योंकि जो हम लोगों का जो बॉर्डर इश्यूज लेके 2020 से जो सब कुछ एक थम गया था, एक ठंडापन आ गया था रिलेशन में, उसका कुछ थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं हलचल शुरू हुआ, जो एक तरह से अच्छा भी है। हम लोग जानते हैं लद्दाख, तिब्बत, ये सब इश्यूज बहुत बड़ा इश्यूज है, ये लेके बार बार प्रॉब्लम हुए हैं। तिब्बत वाले बार बार इंडिया को बोले भी हैं कि नहीं, आप लोग अपने अंदर हम लोगों को समाहित कर लीजिए, नहीं तो ये चाइनीज़ वाले सब घेर रहे हैं और तरह तरह के उन लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोग देखेंगे देशपांग एंड डिमचौक रीजियन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पर ये चाइनीज़ मिलिट्री इतना ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रहे थे, ये अभी ये हम लोगों का जो रिलेशन है इंडिया चाइना का, वो इस इशू में थोड़ा हम लोग इस संभावना में आ सकते हैं, थोड़ा सुधर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ये जिनपिंग के जो वार्तालाप हुए हैं, उसमें हम लोग एक आशा देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये चीज़ हम लोगों को गौर रखना चाहिए कि आज के टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाइना का जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत बृहद है। बोला जा रहा है कि चाइना जो अभी जिस लेवल में पहुंच गया है, भारत को उस लेवल में पहुंचने के लिए और भी 50 साल लगेंगे। तो इस जगह पे खड़े होकर नेचुरली हम लोग को ये सोचना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर इश्यूज तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग को ये देखना चाहिए, जहाँ पर हम लोग आज स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, 75%
इंडियन मार्केट कैप्चर्ड किया हुआ है चाइना ने। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं चाइनीज मार्केट इंडियन मार्केट में हावी है। हम लोग जो आफ्टर 2020 जो यूनिकॉर्न कंपनीज देख रहे हैं, वहां पर चाइना का निवेश तकरीबन 3,500 मिलियन चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इवन हम लोग जो पार्टनरशिप का बात देखते हैं, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि ये भारत वहाँ से हट चुका है, फिर भी हम लोग अगर ट्रेड रिलेशन या मैरिटाइम रिलेशन देखें, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये साउथ चाइना सी पे जो कैप्चर या आधिपत्य है चाइना का बहुत ज़्यादा है, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो वाणिज्य रिलेशन है वहाँ से उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मलाका स्ट्रेट हुआ, साउथ चाइना सी, वहाँ से ट्रेड रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज से बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। फर्दर हम लोग जो ये अभी जो देख रहे हैं, ये जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स, ये चाइना, इसके दम पर चाइना एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये डेवलप कर लिया ऑलरेडी, जिसके कारण म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, ये सब धीरे धीरे वो लोग पाकिस्तान कैप्चर करके वहाँ पर उन लोग का मेन टारगेट है पोर्ट, मिलिट्री बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैप्चर करके डेवलप करे, उन लोग को डेट में डाले और धीरे धीरे वो जगह को कंट्रोल कर ले, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं भारत पूरी तरीके से चाइना से धीरे धीरे गिरा जा रहा है। यद्यपि हम लोग देख रहे हैं कि भारत भी एक इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, बट ये बहुत अर्ली और इनिशियल स्टेज में है। कहाँ तक क्या कर पाएगा भारत, वो अभी तक समय के गर्भ में है। अब हम लोग अगर चाइना का इम्पोर्टेंस कि चाइना कहाँ तक डिपेंडेंट है इंडिया पे या इंडिया कहाँ तक है चाइना पे डिपेंडेंट, तो कई इश्यूज हैं। फर्स्ट अगर हम लोग रॉ मटेरियल इशू देखें, हाँ इंडिया से काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते हैं, चाइना इंपोर्ट करते हैं, पर अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का देखें तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं USD 118.4 बिलियन का ऑलरेडी ट्रेडिंग हो चुका है। फर्दर हम लोग अगर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बात करें, वहाँ भी USD 12 बिलियन चाइना से ट्रेड रिलेशन ऑलरेडी ये आदान प्रदान हो चुका है। और 80% ऑफ द सोलर इक्विपमेंट्स के जो चीज़ आते हैं, रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं, उसमें ऑलरेडी चाइना से सप्लाई होता है 60%। तो अगर हम लोग ये सब देखें, ये बातें अगर गौर करें, इवन हम लोग जानते हैं कि भूटान के पास जो डैम क्रिएट हो रहा है वो चाइना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जांगमू डैम। वहाँ पर उन लोग बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं मेडॉग में। तो ये सब सिनेरियो देखने के बाद, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे लगता है बॉर्डर इशू है, पर जहाँ पर इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है चाइना, जहाँ पर अभी तक उसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा कंट्री खड़ा नहीं हुआ है, उस पोजीशन में खड़े होकर इंडिया को ये सोच विचार करना चाहिए कि हम लोगों का इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, कल्चरल रिलेशन किस तरह डेवलप किया जा सके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए। हम लोग आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं कर सकते, पर हम लोगों की जो समस्या है, जो डेवलपमेंट है, उसको मद्देनजर रख के हम लोगों को अपने रिलेशंस को सुदृढ़ करना चाहिए। डॉक्टर नम्रता कुठारी ने काफ़ी अच्छे ढंग से पॉइंट्स के बारे से बताया, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो ये है कि हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमने अपनी मिलिट्री ताकत को भी बना कर रखना है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एट द सेम टाइम आज चीन को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। चीन ने जिस ढंग से डेवलपमेंट किया है, टेक्निकल डेवलपमेंट किया है, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट किया है, उसमें इंडिया के साथ उसको कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। और उसके लिए हमारे जो भविष्य में रिलेशंस रहे हैं, जो कल्चरल रिलेशंस हमारे, उनको काम में लगाना चाहिए हमें चाइना। लेकिन एट द सेम टाइम इतना हमें कमज़ोर नहीं रहना, क्योंकि आज मिलिट्री पावर भी अगर हम होते हैं तो चीन के साथ हम बार बार बैठ करके बात कर सकते हैं। ये क्रक्स है डॉक्टर नम्रता कुठारी का। इस प्रकार हमने चारों हमारे प्रतिभागियों से बात की, अलग अलग मुद्दे पर बात की, अलग अलग पॉइंट्स से। हमने कल्चरल रिलेशन पर बात की, हमने सामरिक जो स्थिति है उस पर बात की, हमने इकोनॉमिक रिलेशन पर बात की, और हमने पॉलिटिकल रिलेशन पर बात की डॉक्टर नम्रता कुठारी के साथ। हम उसके चारों जो है चहुदिश
चारों दिशाओं से हमने बातचीत की। फिर भी कई मुद्दे और रह जाते हैं, कई पॉइंट्स हैं, तो पर हम बातचीत बाद में करेंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत चीन संबंधों पर, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने बड़े ही अच्छे ढंग से भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आजकल के किसी देश के संबंध सिर्फ कल्चरल पर नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रेड पर भी नहीं होते हैं, सिर्फ मिलिट्री पर नहीं, सब चीज़ समाहित होनी चाहिए। और ख़ासकर भारत ये भूलना नहीं चाहिए कि पड़ोसी बनाए नहीं जाते, पड़ोसी बन के आते हैं। आइए फिर बात करते हैं श्री गौतम देव साहब। गौतम देव साहब, हमारे कल्चरल रिलेशंस हमेशा रहे और होने चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि चीन के मामले में, क्योंकि मैं भी चाइना गया हूँ, वो कई मामले में बहुत कम बोलते हैं, बहुत ऐसे क्लेवरनेस रही है, तो आपका क्या तजुर्बा है उनसे डील करने में कल्चरल पॉइंट्स? 1 मिनट के अंदर। मेरा फिलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है, दे लाइक इंडियन कल्चर, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा। और आप सुन के खुश होंगे, जो इंडियन हॉलीवुड का जो बॉलीवुड का जो पिक्चर है, वो भी बहुत पॉपुलर है उधर। हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड का जो क्या, बॉलीवुड इज द सच ए थिंग। अभी हॉलीवुड छोड़ के बॉलीवुड भी सारा अफ्रीका, एशिया में कंट्री में इतना बड़ा फैल गया। और सेकेंडली, दे अंडरस्टैंड द इंडिया इज ए कल्चर वेरी रिच कंट्री, सो दे हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। ये लोग स्वीकार करते हैं, इज नॉट बिकॉज बुद्धिज्म व्हाट एवर इट इज, क्या अंदर में वो लोग को मन में है ये इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये लोग इतना अच्छे तरीक़े से इतना तहर बनत है, दिवाली, होली, तो ये लोग का मन में ये है, जो ये चीज़ बहुत अच्छा है। वो हमारा जो इंडियन कल्चरल सेंटर है बीजिंग में, उसमें काफ़ी चाइनीज़ लोग इंडियन कल्चर के बारे में वो सीखने के लिए आते हैं। इवन ICSE में काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट है, जो चाइनीज़ स्टूडेंट है, जो इंडियन बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए आते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए आता है, इंस्ट्रूमेंट, तबला वगैरह। योगा इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना नाउ, राइट। आयुर्वेदिक के लिए बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, जो इंडिया एक्सप्लोर कर सकते। तो मेरा लगता है ये कल्चर ऐसे सॉफ्ट पावर है, तो इट कैन डिजॉल्व ऑल द बिटरनेस अमंग द टू पीपल ऑफ द टू नेशंस। तो मेरा कल्चर का बहुत बड़ा इसमें ये है। मिलिट्री तो रहेगा, बॉर्डर इशू होगा, अल्टीमेटली तो नोबडी कैन गेन एनीथिंग। लड़ाई कर क्या मिलेगा आपको? दुपक्ष में दोनों मिलिट्री न्यूक्लियर पावर है, तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ओनली। साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। हम अभी श्रीवास्तव साहब से बात करते हैं। श्रीवास्तव, आप हमें बताइए, भारत के चाइना के साथ तो हम वार कर चुके हैं एक बार, उन्होंने भी हमारी ताकत देखी, हमने भी उनकी ताकत ली। आज वो इंडिया नहीं है जो पहले इंडिया था, उस समय 62 वाली इंडिया नहीं। आज उस वक्त तो हमारे देश के आज़ाद हुए मात्र 15 वर्ष हुए थे जब लड़ाई हुई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चाइना जो है, आज अरुणाचल पे चाइना क्लेम ने किया था, सिक्किम पर भी क्लेम किया था, लेकिन ले लिया हमने, क्या है अमेरिका तो। और जबकि चाइना का जो छोटा सा एक देश है फॉर्मोसा, आज तक उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दी मिलिट्री फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस? 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल सही आपने कहा। ये झूठ, परम झूठ, जो हमारे हर एक स्टूडियो में हर एक लोगों की जुबान से निकलती है, ये मैं नहीं कहता। स्टैटिक्स लाई, डैम लाई। आज चमकते हुए भारत में, आज के आधुनिक भारत में, आज भी हम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और हमारे लोग गरीबी सीमा के बाद हंगर इंडेक्स में कहां है देख लो आप। हमारी सेना की गौरव और हमारी शौर्यता पर आप विश्वास रखें। आप चाइना के सोल्जर डोकलाम के बाद रो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए गलवान के बाद। डोकलाम गलवान के बाद उस ऊंची लड़ाई पर चाइना नहीं लड़ने जा रहा है। वियतनाम बार उनके देख लो, अब वियतनाम बार में उनको क्या हुआ, उनको मुंह की खानी पड़ी। हमें चाइना स्पेसिफिक जो हमारे कूटनीतिकों ने हमें धोखा दिया है। अलास्का का अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अलास्का का एक एग्जांपल है, रशिया से चाहे अमेरिका ने उसको खरीदा 18वीं शताब्दी में, और आज उनका एक देश है। ये जमीन का मसला है, हम उनके लिए एक रोड बना सकते हैं। आप बात तो करें, लेकिन कूटनीतिक रिटायर होने के बाद इतनी मोटी किताबें लिखते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बड़ी इकोनॉमी और हमारी छोटी इकोनॉमी है। यही बात हम लोग सब बातें कर रहे हैं। यहां पर देश की जनता को भ्रमित ना करें। आप संकल्प लें
कि हम स्कूलों में, हम हर जगह ये बताएंगे कि चाइना ने जो हमारी जमीनों को अधिकृत कर रखा है उसे हम वापस लेंगे। और आप एक बात विश्वास रखें, आपके मार्फत से मैं देश को कहना चाहता हूं, हम सब अपनी खून देने के लिए देश के लिए तैयार हैं। चाइना को हम चीनी की तरह चाय में मिला के पी लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, हमने गौतम देव साहब से बात की, राजीव साहब से बात की, हम अब बाकी दो प्रतिभागियों से बात करें। तब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत चीन संबंधों पर। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री गौतम देव और बाद में श्री कर्नल राजेश्वरी ने से हमने एक दो बिंदुओं पर बातचीत की। आइए फिर बात करते हैं धनपत राम अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है और कई बार हमने चेष्टा की कि चीन के, लेकिन फिर भी हमारा डेफिसिट उतना का उतना ही है, बढ़ाई। आपको क्या लगता है कि चीन के साथ रिलेशन होना चाहिए, कल्चरल रिलेशन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए? भारत चीन दोनों अगर मिलते हैं तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, दोनों एशियन कंट्री हैं। क्या लगता है ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो सकता है? एक मिनट में संक्षेप में सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम नॉलेज एरा में हैं और नॉलेज एरा के अंदर में आज दुनिया में जो पेटेंट फाइल होते हैं 35 लाख, उसमें 16.5 लाख पेटेंट चाइना फाइल करता है, हम 80,000 पेटेंट फाइल करते हैं। मैं स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से बराबर ये आवाज़ उठाता हूँ कि हमें अगर स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना है तो हमारे यहाँ पर भी जो है हमें रिसर्च और हमारे यहाँ इनोवेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी वस्तुएं अगर अच्छी होंगी तो हमारे लोग, यहाँ के जो कंज्यूमर है, हमारी चीज़ों को खरीदेंगे। चाइना से इंपोर्ट हम बंद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आज इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि चाइना का जो माओवाद और मार्क्सवाद हमारे देश में अंदर से जो बहुत सारी जो दिक्कतें पैदा कर रहा है, उससे हमको चाइना से सावधान रहना पड़ेगा। और बाकी तो चाइना के जो मिलिट्री और अदर जो इश्यूज़ हैं वो अलग बात है, किंतु इकोनॉमिक रिलेशन में हम चाइना के साथ रिलेशन जरूर रखेंगे। किंतु चाइना से हमें इस बात से भी सावधान रहना पड़ेगा कि जो है इम्पीरियलिस्टिक पावर जैसे अमेरिका का सही नहीं है, वैसे ही जो है चाइना का कम्युनिज्म जो है वो भी देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि चाइना भी आज के दिन जो रिकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में जिस तरह से दुनिया में एक वो अपना इम्पीरियलिस्टिक टाइप की जो एटीट्यूड बढ़ा रहा है, उसमें हमको सावधानी रखनी है कि हमको अपने राष्ट्रीय हित के लिए आज हमको दोनों से ही सावधान रहना पड़ेगा, अमेरिका से भी सावधान रहना पड़ेगा और चाइना से भी सावधान रहना पड़ेगा, ताकि हम अपनी इनोवेशन के द्वारा हम आगे बढ़ सकें, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, विदेश नीति जो भी होती है वो हर देश की अपने हितों के आधार पर होती है। अब डॉक्टर नम्रता कोठारी, आपके जिम्मे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप सारी बातों का सबसे सुन करके कैसे उसका उपसंहार करेंगे, 1 मिनट का। मेरे ख्याल से जो हम लोगों को अभी देखना चाहिए कि इंडिया क्या ऐसा मेजर्स ले जिससे दोनों रिलेशन बैलेंस कर सके। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस, ये 2 चीज़ पे जोर देना चाहिए। हम लोगों को डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाना चाहिए। फार्मेसी में जो डिपेंडेंसी ऑन चाइना उसको कम करना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। हम लोगों को जो मिलिट्री विजिलेंस और सर्विलेंस का जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए। माउंटेन वॉरफेयर को डेवलप करना चाहिए और विभिन्न जो बीमस्टिक है और अदर एसोसिएशन है उसको और भी जोरदार करना चाहिए, ताकि साउथ एशियन रीजियंस में हम लोगों का पकड़ और ज़्यादा हो सके। और इसके साथ साथ जो पीएम गति शक्ति जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है अगर हम लोग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, रीजनल लीडरशिप और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अगर सही तरीके से करें तो हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन को बैलेंस कर सकते हैं। भारत चीन संबंध, इस पर हमने बड़ी विस्तृत बातचीत की। हालांकि ये बहुत विस्तृत विषय है और हमारे देश की विदेश नीति भी डिपेंड करता है, हमारे देश की आंतरिक नीति भी डिपेंड करती है। चीन सिर्फ हमारे लिए एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि चीन के साथ हमारे बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध भी हैं। वो कभी उसमें उतार चढ़ाव रहे हैं, खट्टे मीठे रहे हैं, उसके बावजूद हम हमेशा महसूस करते हैं कि 2 पड़ोसियों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से हम सुनते हैं कैसे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है चाइना, हमारे ही देश के जो पड़ोसी, अन्य पड़ोसी, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, इन सब से देखते हुए इनका जो जिस ढंग से वो चाइना ग्रैब करने की चेष्टा कर रहा है, हमसे दूर करने की चेष्टा कर रहा है, ये कह लिए हमारे सामने में खतरा भी है। लेकिन फिर उसके बावजूद इस खतरे को हम ख़त्म कर सकते हैं एक मजबूत देश बना करके। हमारा कंट्री मजबूत होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा।
मैं खुद चीन गया हूँ, मैंने देखा है, चाइनीज डिप्लोमेट से बात की है और चाइनीज़ के साथ मैं काफ़ी एक्सटेंसिव टूर किया मैंने, उनके कई 8-9 शहरों में गया हूँ मैंने देखा कि वो भी चाहते हैं कि भारत से अच्छा संबंध हो, लेकिन उसमें कुछ सावधानी की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे सभी प्रतिभागियों ने बताया। हम बहुत आभारी हैं श्री गौतम देव साहब के, कर्नल राजीव श्रीवास्तव जी के, श्री धर्मपत राम अग्रवाल जी के और डॉक्टर नम्रता कोठारी के, जिन्होंने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। हमारा ईमेल भी नोट कर लीजिए, ईमेल का पता है response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।